अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ हमें इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 7.3 करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इस टॉपिक का कि इस टॉपिक में क्या बात की जा रही है और बॉयल्स लॉ क्या होता है। और उसके बाद जो है फिर एमसी न्यूमेरिकल करने हैं हमने। अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दिए कभी भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स जो है वो सिर्फ वैल्यू पुट कर कर उनके आंसर आने वाले न्यूमेरिकल नहीं है, वो थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल हैं। आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या आपस में रिलेशन रहता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी ये पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करा दूंगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, जल्दी जो है से कवर करूंगा। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल तमाम चीज़ें करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर कर 8 शुरू करूंगा, ठीक है। बस ये बुक अब हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब इसकी प्रैक्टिस जो है मैंने आपको करवानी है लाइव सेशन में। लाइव एमसीक्यू सेशन रखूंगा और टेस्ट सेशन और क्वेश्चन आंसर तमाम के लाइव सेशन रखकर आपको चीज़ें करवाता रहूंगा इसके बारे में, रिवीजन जैसे कि। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करा करें, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है। इतनी मेहनत करते हैं फिर बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी अपलोड करता रहूं, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। तो देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्लियरली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, यानी जो मैंने आपको पीछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड और फिर सॉलिड पढ़ाई थी। तो उसमें हमने उनकी प्रॉपर्टीज समझ ली थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब करीब क्यों होते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को क्लियर किया जाएगा, यानी उसी चीज़ को और वाजे किया जाएगा और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको समझाई जाएगी। देखिए गैस को हमने ज़्यादा स्टडी करना है यहाँ पर, क्योंकि बॉयल्स लॉ जो है वो गैस पे लगेगा। तो आप जो है वो देखना चाहते हैं कि हॉट एयर बलून आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 7.2 में, ठीक है। तो 7.2 में आपको हॉट एयर बलून नजर आ रहा होगा, जो कि जिसके बारे में लिखा हुआ है कि आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिस्कशन गिवन बिलो। यानी जो भी हम अभी बात करने वाले ना, उसकी जो इस्तेमाल है ना वो हॉट एयर बलून में होता है। देखिए ये हॉट एयर बलून में ना ही हम कोई इंजन लगाते हैं, ना ही कोई हम जो है वो कोई बड़ी चीज जो है इसके साथ शामिल करते हैं। बस इसमें गैस भरी जाती है और ये इतना ऊपर जो है वो फ्लाई करता है, और इसके अंदर जो है वो लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं। तो किस तरह से ये काम करता है, पूरा पूरा गैस जो है इसके अंदर पूरी पूरी रिएक्ट कर रही होती है, गैस का जो है पूरा काम होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक। अब आपको समझ में आ सकेगा कि ये हॉट एयर बलून उड़ता कैसे है। शायद आपने कभी अपनी जिंदगी में हॉट एयर बलून को लाइव उड़ते हुए नहीं देखा होगा, ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर जो है वो यूरोपियन कंट्री में इसका इस्तेमाल होता है, और वहां पर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एक खेलने के तौर पर, यानी खेल के तौर पर और एक हॉबी के तौर पर, ठीक है। आपने शायद पाकिस्तान में इसको नहीं देखा हो, ठीक है, तो उसके बारे में, लेकिन आपने फिल्मों में और मुख्तलिफ जगहों पर इसके बारे में देखा और पढ़ा तो होगा। तो उसी को हमने जो है वो यहाँ पर स्टडी करना है। देखें आगे क्या कहा जा रहा है कि द बिहेवियर ऑफ गैसेस आपको बताई जा रही है। द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस हैव रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। देखें ये मैं गैस के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। चलें इसे थोड़ा और दूर कर देते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सकें। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको जैसा कि पता है एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर दूर दूर होते हैं। अच्छा, इनके दूर दूर होने की वजह क्या होती है? जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि इनकी जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन मॉलिक्यूल्स के पास, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसे आप कह लीजिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है काफी ज्यादा होती है, यानी ये मोशन काफी कर रहे होते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो नेग्लिजिबल होती है, यानी बहुत ही जीरो मानी जाती है। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रख पाते। लेकिन आपने सॉलिड में पढ़ रखा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली जो है वो पकड़ के रखते हैं, यानी उनके दरमियान फोर्स ज्यादा होती है, तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। और सिर्फ उनके अंदर, यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो ये रिवीजन करवा रहा था थोड़ा सा मैं आपका, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि क्या बात करते रहे हम आगे। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आप ये बात याद रखिएगा, अभी तक हमने गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को तो नहीं पढ़ा, अभी तक सिर्फ उनके दरमियान के डिस्टेंस को पढ़ रहे थे। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरह मूव करते हैं, तो आपने ये नहीं कहना है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास रैंडम मोशन करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक खास
डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं। ठीक है, अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है ना और सामने कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये गैस का मॉलिक्यूल जो है ना वो सी स्ट्रेट मोशन करेगा। ठीक है, कैसी मोशन करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट मोशन करेगा। ठीक है, स्ट्रेट मोशन होगी। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल सामने आ जाए, ये मॉलिक्यूल फिर इस मॉलिक्यूल से टकरा कर, इस तरह टकरा कर फिर किसी और डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा, फिर किसी और डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा, लेकिन फिर भी स्ट्रेट करेगा। यानी जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स था, ये इससे आके टकराया तो इस डायरेक्शन में ये टकराने के बाद आ गया, लेकिन फिर भी स्ट्रेट मोशन करेगा। तो ये नहीं समझिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो कोई कर्व मोशन कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेट मोशन करते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराकर अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फिर भी मोशन स्ट्रेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने एक बॉल फेंकी सामने, दूसरी बॉल से टकराई, तो जो बॉल आपने फेंकी थी वो स्ट्रेट मोशन कर रही थी, लेकिन बॉल टकराने के बाद जब दूसरे डायरेक्शन में मोशन करेगी, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फेंकी थी अब उस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो दूसरी बॉल से टकरा गई। लेकिन दूसरी बॉल से टकराने के बाद जो है वो मोशन जो है वो भी स्ट्रेट होगा, यानी आपकी बॉल का किसी और डायरेक्शन में भी स्ट्रेट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ डिनोट किया। ठीक है, ना कोई कर्व मोशन होता है ना कोई सर्कुलर मोशन होता है इसमें। तो ये जो है काफी ज्यादा बच्चों को मुश्किल होती है इस चीज में। अच्छा, ये तो पहली बात हो गई। अब इसमें दूसरी बात कहता है कि इट्स कोलाइड्स विद अनदर गैस मॉलिक्यूल्स और विद द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। तो यही मॉलिक्यूल जो है वो अगर किसी सिलेंडर में मैंने भरे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास छोटा सा हमारा सिलेंडर है, ये हमारे पास एक छोटा सा हमारा सिलेंडर है। ठीक है, कप टाइप बना दिया मैंने छोटा सा। तो ये हमारे पास गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए इसमें। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब इस सिलेंडर से टकराएंगे ना सिलेंडर से, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि आपको नीचे प्रेशर में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होती है उसको याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन होती है। ये पूछा जा सकता है, इस इलास्टिक कोलिजन होती है, और इलास्टिक कोलिजन ये होती है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी टकराने के बाद आपको पता है एक चीज तेज मूव करने लग जाती है, दूसरी हल्की हो जाती है ना। आप अगर यह एक दो बॉल लें, छोटी छोटी दो बॉलें लें क्रिकेट की या क्रिकेट बॉल, उन्हें आपस में टकराएं, तो आप देखेंगे टकराने के बाद जो रुकी हुई बॉल होगी वो मोशन करने लगेगी और जो बॉल आपने टकराई थी वो हल्की हो जाएगी। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता, गैस में इलास्टिक कोलिजन होता है। वो जो आपने मोशन आपने जो करवाया था वो इन इलास्टिक कोलिजन था, लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने के बाद स्पीड को कम ज्यादा नहीं करते अपनी। ठीक है, मोशन करते रहते हैं और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ये समझ लीजिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि द बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो आप गैस के बिहेवियर को, यानी उसका कैसा मिजाज है, गैस का कैसा मिजाज, देखिए हर इंसान का अलग अलग मिजाज होता है ना। जैसे कि आपका मिजाज है कि आप कोई चीज जो है अगर समझ नहीं आ रही हो तो उसको 2-3 बार समझते हैं। कुछ बच्चों का मिजाज होता है कि अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर टीचर से पूछ लेते हैं, या कुछ का ऐसा मिजाज होता है कि नहीं समझ में आ रही तो उस टॉपिक को छोड़ के दूसरा कर लेते हैं। तो अलग अलग मिजाज होता है ना, इसी तरह से गैस का भी अलग अलग मिजाज है। आपका मिजाज कैसे समझेंगे? आपसे बात कर कर, आपके बारे में जानकर। तो गैस का मिजाज कैसे समझेंगे आप? यानी बिहेवियर, उसके वॉल्यूम को देखकर, उसके प्रेशर को, उसके टेम्परेचर को देखकर। प्रेशर के ऊपर पढ़ते हैं, प्रेशर को आप पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपकी जो है वो रिवीजन के लिए, रिमाइंडर के लिए, कि हमारे पास था F/A, कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया पर, ये हमारे पास एक प्रेशर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वी ऑलरेडी नो द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितने फोर्स लग रही है कितने यूनिट एरिया पर। All the gases exert pressure on the wall of their container. This pressure is the total force exerted per unit area by the gas molecules during collision. तो अभी मैंने आपको बताया यही बात, थोड़ा सा मैं एक बड़ा जो है वो सिलेंडर बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें पिस्टन नहीं ले रहा हूँ मैं, सिलेंडर में पिस्टन भी होता है अक्सर, और ये ऊपर से पैक्ड ही मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऊपर से बंद है। ठीक है, तो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए। अच्छा, यही गैस का मॉलिक्यूल जब इस कंटेनर से टकराएगा ना, इस कंटेनर के, इस सिलेंडर के या कंटेनर के लीजिए, इसके सिलेंडर से जब वॉल से, दीवार से टकराएगा ना, चाहे वो किसी तरफ भी टकराए, ऊपर की तरफ टकराए या नीचे की तरफ, तो प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर। जब भी आप देखते हैं ना कि आप अगर किसी चीज में गैस भरी हुई है और ऊपर से उस जो है वो पिस्टन को प्रेस करें, तो आपको एक फोर्स महसूस होगी। तो वो फोर्स कौन लगा रहा होता है? कोई पीछे अंदर कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ ना सिलेंडर के, गैस होती है अंदर। वो गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कहते हैं कि हमें मत दबाओ, हम नहीं दबेंगे। ठीक है, हम प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं किस पर?
आपके पिस्टन पर और फिर आपको फोर्स महसूस होती है। इसी तरह से अगर किसी बहुत छोटी चीज में, जैसे कि आप एक बलून ले रहे हैं, बलून को जो है वो उसमें गैस फिल कर रहे हैं और गैस फिल करते जा रहे हैं, एकदम से गुब्बारा फट जाता है। क्यों फटता है? ना ही किसी ने सुई मारी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई सुई मार रहा नहीं है। आप नहीं बोलेंगे कि आप कहीं ये जवाब दे देंगे सर किसी ने सुई मार दी इसलिए गुब्बारा फट गया। हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, फिलोसफिकल बात नहीं कर रहे हैं हम। तो गुब्बारा जो है वो फट गया। अब इसके पीछे क्या साइंस थी, किसी ने आपसे पूछ लिया तो कैसे जवाब देंगे? आपसे किसी ने पूछ लिया कि बेटा ये जो गुब्बारा है आप जो है वो फुला रहे थे, फटा क्यों? तो आप ये बोलेंगे कि मैंने हवा ज्यादा भर दी। ठीक है, हवा ज्यादा भर दी, लेकिन फटा क्यों? वजह तो होगी ना कोई। तो वजह ये हुई कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो मोशन, वो जो है वो फोर्स लगा रहे थे उसके सरफेस पर, गुब्बारे के सरफेस पर। अब आप जो है वो हवा उसके अंदर भरते गए, यानी आप जो है वो फूंक मारकर उसमें हवा भरते गए, फोर्स जो है वो बढ़ती गई। अब फोर्स इतनी बढ़ गई कि जो गुब्बारा था वो इतना मजबूत नहीं था कि उस फोर्स को बर्दाश्त कर पाए, इसलिए फट गया। ऐसा है ना कि अगर इस पे मैं मार्कर पे फोर्स लगाऊंगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो टूट जाएगा। इसी तरह से वो जो था आपके पास गुब्बारा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और फट गया। इसी तरह से ये चीजें हमारे पास वर्क करती हैं, ठीक है। चलें अब जो है वो आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरह से गैस जो है वो प्रेशर लगा रही होती है। इंशाल्लाह ये गुब्बारे की जो एग्जाम्पल है आप हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी प्रेशर को समझने में और गैस को समझने में, गैस के प्रेशर को समझने में टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। बिल्कुल यही सेम बात यहाँ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी और बात इंक्लूड की गई है जो कि मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करता हूँ। लास्ट जो है वो लाइन से पढ़ता हूँ, पेज नंबर 164 के। If the number of molecules is double, then number of collision will also be double. Hence the pressure is also double. देखें वही बात है जो मैंने की। अगर आप क्या करेंगे, ज्यादा गैस भरेंगे गुब्बारे में तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे गुब्बारे में, और गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी अगर आपने देखे, आप किसी गैस में जो है वो, किसी बलून में जो है वो आपके पास भरी हुई थी गैस जो है वो, यानी ले लीजिए कि एक लीटर गैस या एक जो है उसमें गैस भरी हुई थी, ठीक है। आपने और गैस भर दी, आपने और गैस भर दी, डबल कर दी गैस को। तो जैसे ही आपने गैस को डबल किया तो प्रेशर जो है वो डबल हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डबल हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डबल होने से ये भी हमारे पास डबल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास यही बात की जा रही है और नीचे भी यही सेम चीज लिखी हुई है कि ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डबल देन नंबर ऑफ कोलिजन विल आल्सो बी डबल, यानी टकराना भी जो है वो बढ़ जाएगा गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल के साथ। अच्छा, यहाँ पर आप फिगर देखें 7.6a, 7.6b, 7.6c और 7.6d। तो इससे आपको प्रेशर को समझने में आसानी रहेगी। एक सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है। अब सिलेंडर में जो है वो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, बॉल लिखा हुआ और ऊपर मॉलिक्यूल टकरा रहा है, ठीक है, सिलेंडर के बॉल से। तो प्रेशर कम लग रहा है। क्यों? यहाँ पर आपको रीडिंग भी बना के दी हुई है, एक स्केल टाइप बना के दिया हुआ है, ठीक है, तो मीटर बना के दिया हुआ है। तो प्रेशर कम लग रहा है, क्यों? मॉलिक्यूल कम है। अब आपने गैस बढ़ा दी तो बराबर में देखें आपके पास गैस बढ़ने से क्या हुआ, गैस भी बढ़ा दी और साथ ही साथ वॉल्यूम भी कम कर दिया, ठीक है। अभी वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हम पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर जो है वो वॉल से मॉलिक्यूल टकराया, वॉल से मॉलिक्यूल टकराया। अब ज्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है। आपको ये बात पता है ना कि एक अगर बच्चा किसी गाड़ी को धक्का दे रहा है तो बहुत कम फोर्स होगी। इसी तरह से अगर बहुत सारे बच्चे मिलकर किसी गाड़ी को धक्का दें तो ऐसा लगेगा कोई बड़ा इंसान धक्का दे रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल का भी यही हिसाब है कि एक मॉलिक्यूल कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपके पास जो है वो फोर्स भी बढ़ेगी। तो फिर वॉल पे ज्यादा फोर्स लग रही है और आपको क्या आ जा रहा है, हाई प्रेशर हो गया है। हाई प्रेशर कैसे हुआ? मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई। अच्छा, यहाँ पर आप मोशन को मैंने जो भी बताया था, मोशन गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन को आपको बताया था थोड़ा सा, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन आप देख लीजिए, स्ट्रेट है, ठीक है। जब तक टकरा नहीं रहा है स्ट्रेट है, जैसी किसी जगह से टकराता है स्ट्रेट नहीं रहता, ठीक है। फिर जो है अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है और यही आपको सामने बराबर में डायग्राम भी बनी हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर आपको फिर यही मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन बताई हुई है कि चारों तरफ लगाती है गैस। यानी अगर कोई गैस भरी हुई है ना आपने किसी सिलेंडर में,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वॉल पे प्रेशर लगेगा या इस वॉल पे प्रेशर या इस वॉल पे, चारों तरफ प्रेशर लगेगा, ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो जितनी भी जगह होती है उस तमाम को घेरने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। अब यही जो प्रेशर है ना, इसको बलून के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखकर समझाया गया है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लोविंग अप, यानी जब आप भरते हैं बलून में गैस, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर, तो वो जो है एग्जाम्पल एक प्रेशर की है। इफ मोर एयर इज पुश्ड इनटू द बलून इट विल बी इन्फ्लेटेड मोर, अगर आप ज्यादा गैस भरेंगे बलून के अंदर तो ज्यादा फूलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा होता है फूलेगा, मतलब फूलेगा, ठीक है, फूलेगा भी पढ़ सकते हैं, फूलेगा भी पढ़ लीजिए। बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई प्रेशर ऑन द रबर वॉल ऑफ बलून हैंस इट गेट्स इन्फ्लेटेड। देखिए अक्सर हम जो चीजें बोलते हैं ना वो हमने सुनी सुनाई होती हैं, जैसे कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बोलते हैं, जैसे कि अक्सर कुछ बच्चे जो है ना पार्क को पारक बोल रहे होते हैं, तो वो हमारा सुना सुनाया होता है, तो जब हम पढ़ते हैं तो फिर इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये फूलेगा नहीं, यहाँ फूलेगा लिखा हुआ आ रहा होता है इसके मायने, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ज्यादा अगर गैस भरेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। एग्जाम्पल आपको दी हुई है 7.7 में, देखिए क्या कहा हुआ है कि प्रेशर ऑफ अ गैस कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय कंप्रेसिंग इट। अच्छा, अब आप देखते हैं ना, आपने गुब्बारे में थोड़ी सी गैस भरी है, गुब्बारे से ही समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल देकर, क्योंकि आप लोग बर्थडे में और अपने बचपने में बहुत उससे खेले हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बात समझेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो कि इंसान के साथ हो चुकी है उसकी एग्जाम्पल देकर समझाया जाए तो वो फौरन समझ जाता है, उसके दिमाग में वो जो चीज़ है वो आ जाती है। तो आप देखते थे कि गुब्बारे में कम हवा भरी हुई हो, लेकिन आप उसे दबाते थे तो वो क्या होता था, एक तरफ से गुब्बारा बड़ा हो जाता था, एक तरफ से गुब्बारा फूल जाता था, बड़ा हो जाता था, ऐसा लगता था ज्यादा हवा भरी हुई है। कंप्रेस करते थे ना, दबाकर दबाकर कंप्रेस करते थे। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है, यही सेम चीज सिलेंडरों के साथ भी होता है। अब आपने कभी अपनी जिंदगी में सिलेंडर और इन चीजों से खेला नहीं होगा, तो जब भी बच्चों को ये समझने में मुश्किल हो जाती है, और बड़े जो है वो दूर रखते हैं बच्चों को सिलेंडर से और इस तरह की चीजों से, क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है। अगर खुदा ना खास्ता प्रेशर ज्यादा हो जाए सिलेंडर में, वैसे तो सिलेंडर लोहे का होता है, बहुत मजबूत जो है वो बनाया जाता है, आयरन से बनाया जाता है, यानी लोहे से बनाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता बच्चे इससे खेलें और ये फट जाए तो जान तक जा सकती है, जान का नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करा करें जब भी आप देखें कि गैस फिल हो रही है या कुछ इस तरह से हो रहा है तो आप उस जगह से दूर रहें, ठीक है, सिलेंडर वाली चीज़ों से दूर रहें, और ना ही कभी सिलेंडर पे खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें किसी भी तरह से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है, तो दूर रहें इन चीज़ों से। तो यहाँ पर फिर आप बुक में पढ़ें इंशाल्लाह, फिर जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और मुख्तलिफ जगह पर जब आप जाएंगे अपनी फील्ड्स में, तो फिर वहाँ पर आपको सेफ्टी के तमाम इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे, यानी सेफ्टी के जो भी आलात हैं, गैजेट्स हैं, वो आपको दिए जाएंगे, फिर आपको इस पर जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाएगा, और फिर आप वहाँ पर इसको वैसे भी सीखिएगा। अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम सिर्फ। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर आप गैस को कंप्रेस करेंगे, यानी जगह है आपने दबा दी गैस को, यानी जगह कम कर दी, यानी वॉल्यूम कम कर दिया, समझ लीजिए इस तरह से, तो गैस का प्रेशर और बढ़ जाएगा। फिगर 7.7 देखें, जो है वो जगह ज्यादा थी, प्रेशर कम था, लो प्रेशर। अब जगह जो है वो कम हो गई है, प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात पूरे में बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आखिर में एक चीज लिखी हुई है छोटी सी, वो पढ़ के बताता हूँ आपको मैं। कहते हैं कि इफ द गैस इज कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इज प्रेशर विल बी डबल। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो बात की जा रही है ना, ये आपको नीचे जो दिया हुआ है ना वॉल्यूम, उससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गैस और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन होता है, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने हमें दिया था, ठीक है, तो उसको हमने अभी पढ़ना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, यानी गैस को कंप्रेस किया, ओरिजिनल वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो प्रेशर डबल हो गया। अब यही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको नीचे समझाया जाएगा। पहले मैं वॉल्यूम समझा दूं, फिर टेम्परेचर, फिर ये समझाता हूँ। ये चीज़ ज़रूर समझिएगा अगर आप बीच में से लेक्चर देख रहे हैं तो, क्योंकि इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आना। मैंने भी अपने टाइम में काफ़ी इस न्यूमेरिकल को रट्टे से करने की कोशिश की थी, कुछ समझ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हमें बस ये सिखाया जाता था, ये डेटा है, ये फॉर्मूला है, पुट करो, आंसर ले लो, और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि है तो क्यों है, फिर आपको मसला नहीं होता। क्वेश्चन कभी कभार वैल्यूज तो दी हुई होती है, लेकिन वैल्यूज वैसे पुट नहीं करनी होती जैसे होती है। इनिशियल अलग होती है, फाइनल अलग होती है वैल्यू। बस बच्चों को प्रेशर बताया होता है, इनिशियल फाइनल का पता ही नहीं होता, वो प्रेशर पुट करके कहेंगे इनिशियल की जगह फाइनल प्रेशर पुट कर देता है, कभी कभार फाइनल की जगह इनिशियल, और कभी कभार सही भी पुट कर देता है, क्योंकि तुक्के मारेंगे तो कभी तो सही लगेगा ही। तो यहाँ पर इसीलिए मुश्किल हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से। तो इसीलिए जो मैंने फील
कर चुका हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उस चीज को आप तक पहुंचा देता हूँ ताकि ये गलती आप ना करें जो मैंने करी है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम। तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या है कि किसी सब्सटेंस ने कितनी जगह घेरी हुई है। देखें ये जो मैंने 2D जो है वो बनाई है, ये डायग्राम यानी 2 डायमेंशन में बनाई है, ये मैंने जो बनाई है 2D बनाई है, लेकिन असल में तो सिलेंडर 3D होता है ना, 3 डायमेंशन होती हैं उसकी। तो जब भी आप 3D है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट कह लीजिए, तो जब भी आप या विड्थ कह लीजिए, जब भी आप जो है वो गैस भरते हैं तो वो कोई स्पेस घेर लेती है गैस, यानी वॉल्यूम उसका होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द गैस हैज नो डिफाइंड वॉल्यूम, तो गैस का कोई खास वॉल्यूम नहीं होता, यानी डिफाइंड यानी कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं है कि इस शेप में ही पाई जाएगी। तो जब भी आप जो है वो गैस भरते हैं तो वो जो है वो ये पूरा जो स्पेस होती है उसको घेर लेती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तीनों तरफ फैल जाती है। ये डायग्राम तो मैंने 2D बनाई है, लेकिन जो सिलेंडर होता है तो 3D होता है। अच्छा, तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि अगर वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि कितनी जो है वो गैस मौजूद है कितने जगह में, ठीक है, ये हमारे पास ये वॉल्यूम हो गया कि कितना जो है वो गैस ने घेरी हुई है जगह को। अच्छा, तो आगे हमें कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, यानी परफ्यूम की जो है आपको एग्जाम्पल देके बात समझाई जा रही है। For example, the smell of a perfume quickly spread through the room as soon you spray it at your body or clothes because the molecules move freely and randomly at high speed throughout the room. देखें स्टूडेंट, जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो ऐसा तो नहीं आपने देखा होगा कि बड़ा आराम आराम से जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो जाकर टकराते हैं आपके कपड़ों से। और अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आपको गैस के मॉलिक्यूल्स नजर भी आते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स तो नजर नहीं आ रहे होते, बड़े बड़े ड्रॉप नजर आ रहे होते हैं। तो वो ड्रॉप गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, वो आप समझ लीजिए गैस होती है जो आपको बड़े बड़े ड्रॉप नजर आते हैं। तो जब भी आप स्प्रे करते हैं तो वो ड्रॉप आपको नजर आते हैं, तो वो आप देखते हैं वो ड्रॉप कितनी तेजी में जाकर आपके कपड़े से टकराते हैं, यानी चंद से 1 सेकंड से भी अंदर में वो टकरा जाते हैं आपके कपड़ों से और पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तेज मोशन करते हैं और वो जो एक छोटी जगह पे बंद होते हैं तो वो फौरन बाहर निकलते हैं, तो फौरन तेजी में मोशन कर कर जो है वो रैंडमली एक दूसरी जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। यानी जिस चीज के अंदर भरा हुआ होता है परफ्यूम, वो जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है यानी उधर जगह कम होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है यानी जगह कम होती है। लेकिन बाहर जो है वो रूम में जगह ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होता है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं पूरे रूम में। तो यही चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल यही बात आपको बताई जा रही है। और वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऐसा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस कम, ये अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स प्रेशर। तो अगर प्रेशर आप बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इसी तरह से आपने वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। तो यही चीज रॉबर्ट बॉयल ने हमें बताई थी। तो बिल्कुल यही चीज पूरी नीचे भी यही लिखी हुई है, होल स्पेस एंड द वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, आखिर में एक चीज लिखी हुई है कि इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम इट्स प्रेशर विल बी डबल। तो कह रहे हैं कि अगर आपने जो है वो गैस को कंप्रेस कर दिया हाफ, यानी वॉल्यूम कम कर दिया, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। यानी हाफ अगर आप प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। अब इसको मैथमेटिकली मैं आपको जो है ना वो लिख के भी समझा दूंगा जब मैं लॉ समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब आपको पता है कि टेम्परेचर जैसे भी बढ़ेगा वैसे ही जो ट्रांसलेशनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है वो भी बढ़ जाएगी। यानी आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, ये मैं एक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही चीज़ तमाम मॉलिक्यूल के साथ होगी। जब आप किसी एक मॉलिक्यूल को जो है वो टेम्परेचर देते हैं तो उसका मोशन बढ़ता है, और आपको पता है जब भी कोई चीज़ मोशन करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जब भी आपने किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया तो उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, यानी टी और के के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास डायरेक्ट होता है, यानी एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल, ये जो है वो टेम्परेचर है। तो आगे यहाँ पर पूरी में यही बात हो रही है, कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ
of a gas is determined by the average translational kinetic energy of its molecule. If a gas is heated, the average translational kinetic energy of its molecule increase. तो वही बात लिखी हुई है कि अगर आपने जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया है तो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की बढ़ी है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस रेज, और टेम्परेचर भी बढ़ा. इफ अ गैस इज कूल्ड, अगर गैस को ठंडा किया, कूल्ड यानी ठंडा कर दिया, चिल कर दिया, कूल डाउन, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन डिक्रीज. तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक कम करेंगे तो दूसरा भी कम हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा. चलें, अब तो ये हो गया. अब जो है वो रिलेशन समझ लेते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में, जिससे आप न्यूमेरिकल कर सकेंगे. इतनी देर से मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा था, तो अब यहाँ पर आपको मैं वो समझा देता हूँ. ठीक है, तो ये जो है इतना तो रिमूव कर लेते हैं पहले. तो अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं रिलेशन. तो रॉबर्ट बॉयल ने जो है ये रिलेशन दिया था. रॉबर्ट बॉयल कौन थे? रॉबर्ट बॉयल जो है हमारे पास एक इंग्लिश, यानी इंग्लिश से मुराद इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले थे, फिजिशियस थे और केमिस्ट थे, यानी फिजिक्स के ऊपर जो इन्होंने पढ़ा हुआ था, और फिजिक्स के साइंटिस्ट और केमिस्ट थे. केमिस्ट से मुराद जो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं. इन 1662 में इन्होंने ये दिया. तो बहुत, आज से मेरे ख्याल से बहुत सालों पहले, कई 100 साल पहले ये चीज़ इन्होंने दी थी. तो स्टूडेंट अब जो है वो प्रेशर वॉल्यूम को रिलेशन देखते हैं. देखिए, रॉबर्ट बॉयल एक इंग्लिश जो है ये एक फिजिशियस्ट थे और केमिस्ट थे, यानी साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के ऊपर भी स्टडी करते थे और केमिस्ट्री के ऊपर भी. तो 1662 में जो है इन्होंने ये स्टडी की और इन्होंने एक रिलेशन दिया था वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान. गैस में जो वॉल्यूम प्रेशर हमने पढ़ा उसके दरमियान. कहते हैं कि, जो कि आज आपको मैं समझा चुका हूँ ऊपर ही, कहते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा. ठीक है, कैसे? इनवर्स रिलेशन. ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है. अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर आपने जो है वो वॉल्यूम को बढ़ाया तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, इनवर्स रिलेशन में होता है ना, एक चीज बढ़ाए दूसरी चीज कम होगी. लेकिन आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखिएगा बॉयल्स लॉ को. बॉयल्स लॉ को हमेशा ऐसे लिखिएगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P. इस तरह लिखेंगे ना, कट सकता है. ठीक है, मैं कहूँगा कट जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले जो है वॉल्यूम की बात होती है ना, तो हमने हमेशा इसी तरह से हर जगह लिखा हुआ देखा है, नोट्स में और हर जगह पर. तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, ये 1 है. ठीक है, ये कोई I नहीं है, ये 1 है. तो ये 1 बनाया हुआ है मैंने ऊपर. तो एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम हो जाएगी. अच्छा, तो अगर आपको पता है कि आप इसमें क्या चाहते हैं, कि आप इसे इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आपने यहाँ पे लगाना पड़ेगा इक्वल टू, और यहाँ लगाना पड़ेगा कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट. यहाँ पर एक खास कांस्टेंट आता है, जिसको जो है वो हमें यहाँ पर तो आपको नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाता है इस कांस्टेंट को. ठीक है, तो यहाँ पर इस कांस्टेंट को भी हम रहने देते हैं कि इधर कौन सा कांस्टेंट आता है. ठीक है, सिर्फ यहाँ समझ लीजिए कांस्टेंट आता है कोई भी. अब वो कुछ भी हो सकता है, के या आर. ठीक है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसको फर्दर स्टडी करेंगे. तो ग्राफ भी देख लीजिए, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है. ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो प्रेशर कम हुआ हुआ है, और प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो कम हुआ हुआ है, जिससे आप कर्व से बात समझ सकते हैं. स्ट्रेट लाइन होती है तो दोनों ऐसा होता है ना, कि एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज भी बढ़ रही होगी. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का रिलेशन दिया हुआ इन्होंने. यहाँ पर जो है वो कर्व बना हुआ है, तो एक चीज बढ़ी है दूसरी चीज कम हो गई है. अगर इसका ही रिलेशन आप इनवर्स में लेंगे, यही रिलेशन अगर आप इनवर्स में लेंगे ना, तो फिर ऐसा होगा कि स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आ जाएगा आपके पास. ठीक है, चलें, तो यहाँ थोड़े से जो है वो हमें पोस्टुलेट लिख के दिए हुए हैं, पॉइंट्स लिख के दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं. इफ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल इट्स वॉल्यूम हाफ. मैंने आपको उस वक्त बताया था, अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे होता है ये. अगर आपको कह रहा है कि वॉल्यूम डबल हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ? डबल. तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल, अगर प्रेशर जो है वो डबल हो गया तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास हाफ हो जाएगा. तो देखें, इस तरह से होता है ये. V कांस्टेंट की जगह मैं R लिख देता हूँ. ठीक है, या K भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास प्रेशर क्या हुआ है? डबल हुआ है ना, प्रेशर डबल हुआ है. तो प्रेशर ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आ गया. ये R/P. R/P किसके बराबर है आपके पास? V के ना. देखें, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात. कांस्टेंट की जगह मैंने लिख दिया R. ठीक है, तो ये R/P किसके बराबर है? V के ना, तो इसकी जगह V लिख देते हैं. देखा, अगर आपके पास प्रेशर जो है वो हाफ हुआ तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, और ये जो वॉल्यूम है आपके पास चेंज वाला है, यहाँ लगा लेते हैं. ठीक है, इसी तरह से आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं कि अगर प्रेशर जो है वो हाफ हो रहा है
अगर वॉल्यूम जो है वो डबल हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा आपने कैसे हुआ कि प्रेशर डबल हुआ था ना, वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, मैंने आपको इसको रिलेशन से करा दिया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी बिटवीन पी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर शो बिलो। तो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर आपको ग्राफ दिए हुए हैं कि अगर दोनों के दरमियान आप जो है वो डायरेक्ट देखेंगे, यानी आप देखेंगे कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम होगी, और इनवर्स देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अच्छा, तीसरे में कहते हैं कि द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी शो डेट इफ प्रेशर इंक्रीज देन वॉल्यूम डिक्रीज। तो वाइस वर्सा ही कह रहे हैं, यानी उलट है, एक चीज बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम हो जाएगी, जो मैंने आपको बात पहले ही बता दी थी। चलें फर्दर स्टडी करते हैं। चौथे में कह रहे हैं कि द ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/v शो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये कह रहे हैं कि पी और वी के दरमियान आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्यों, क्योंकि उसको जो है वो इनवर्स में रख के देखा जा रहा है, तो डायरेक्ट जो है वो इनवर्स में आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को, वी को जो है वो, पी को जो है वो उधर ले जाइए, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिख लीजिएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसी को अभी मैं एक और तरीके से भी लिखना सिखाऊंगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सा फॉर्मूला और ये वाला कौन सा, यहाँ से पी को उठा के वी उधर ले गए, और इसमें कोई मसला नहीं है, हो सकता है, कोई बात नहीं है, इसमें समझ में आने में मुश्किल हो जाती है कभी कभार, शुरू का स्टेप है। ठीक है, तो इसको उधर ले गए। तो यहां पर जो है अब हमने करना है यूजिंग अबव रिजल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैन राइट इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ना, वी और पी के दरमियान जो हम रिलेशन देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट पर है, यानी बिल्कुल टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर टेम्परेचर में तब्दीली आएगी तो फिर ये जो बॉयल्स लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। टेम्परेचर हर वक्त कांस्टेंट लेना चाहिए, और ये कांस्टेंट टी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये कांस्टेंट टी है, ये कांस्टेंट अलग है। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला आप देखना चाहें फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम के लिए, तो इस तरह होगा कि आपके पास इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम और इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी V2 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यही जो है वो इस्तेमाल होना है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख के दे दी इन्होंने बॉयल्स लॉ की। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, यानी गैस का मास भी फिक्स होना चाहिए, यानी मास में भी चेंज नहीं करना है आपने। ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो आप देखें एक स्प्रे गन नजर आ रही है आपको, स्प्रे गन से वो जो है वो स्प्रे कर रहे हैं, यानी कोई वर्कर है, मैकेनिक है, जो है वो स्प्रे कर रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि गैस की वजह से कितने कैसे ज्यादा जो है वो गैस फैल रही है। तो पीछे से जो है वो हमारे पास प्रेशर लग रहा है, तो ये गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात की हुई, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना चाहिए। टेम्परेचर में चेंज आया तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना ही ये लग पाएगा, ना ही ये कोई भी। ये जो दोनों फॉर्मूले जब भी लगेंगे जब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट से मुराद कोई भी चेंज नहीं आना, जो है चेंज जो है वो जीरो होना चाहिए हर वक्त। जहां चेंज आ गया वहां फिर ये फॉर्मूला खराब हो जाएगा, वैल्यू फर्क आ जाएगी। ठीक है, आपको फिगर 17.7.11 दिया हुआ है, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया था कि कैसे जो है वो वॉल्यूम अगर 1 होगा तो प्रेशर भी 1 होगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम जो है वो 0.5 यानी 1/2 होगा तो प्रेशर किस तरह से 2 बनेगा, और इसी तरह से 0.25 यानी 1/4 तो प्रेशर किस तरह 1/4 होगा। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 2 से करके दिखा दिया था ना, वैसे ही होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बच्चों को जो है वो ज्यादा मुश्किलात लगती है कभी कभार इसमें, न्यूमेरिकल पर। वर्क एग्जाम्पल 1 वर्क एग्जाम्पल 2 दो न्यूमेरिकल है, दोनों आपको डिटेल में करवा देता हूं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है वर्क एग्जाम्पल 1। ये मैं लिख देता हूँ। गिवन डेटा देखते हैं। गिवन डेटा से मुराद नहीं हमें क्या क्या डेटा में दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ सिलेंडर कंटेन 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। देखें ये के लिखा हुआ है ना, ये प्रीफिक्स लिखा हुआ है किलो पास्कल, लेकिन किलो हम यूनिट नहीं लेंगे, हम यूनिट लेंगे सिर्फ पीए।
ये जो प्रीफिक्स है इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू में बदल देंगे। What will its volume be if the pressure on it is increased to 440 किलो पास्कल? देखें, सबसे पहले तो इनिशियल फाइनल समझते हैं। देखें, आपको इनिशियल जो वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी जो पहले वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, इन्होंने यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो प्रेशर दिया हुआ है इन्होंने आपको दिया हुआ है 140 किलो पास्कल। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर अभी यही बात बताई थी कि यहाँ पर आप जो है वो किलो में नहीं रखते ना, ये किलो प्रीफिक्स है, ठीक है। इस प्रीफिक्स को चाहे तो आप हटा सकते हैं, कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई कराकर 140 को। अच्छा, उसके बाद जो है आपको इन्होंने दिया हुआ है फाइनल प्रेशर, पी दिया हुआ ना, फाइनल प्रेशर P2, ये P1 था, तो वो भी आपको पास्कल में ही दे दिया इन्होंने, ठीक है। KP A, ये A है, ये भी है, पास्कल P है, पास्कल को डिनोट कर रहा है। अच्छा, आपको क्या पता करना है? टू फाइंड V2 पता करना है। कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या जा रहा है ना, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू 420 किलो पास्कल। तो क्या उसका जो है वो वॉल्यूम होगा अगर प्रेशर जो है वो 420 किलो पास्कल हो जाए। तो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था ना पीछे, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, तो हमें क्या पता करना है? फाइनल वॉल्यूम। तो इसमें से फाइनल वॉल्यूम कौन सा है? यानी V2 फाइनल वॉल्यूम है ना, ये है हमारे पास। सेट करा दीजिए, P2 को इधर ले जाइए, P1 V1 अपॉन P2। अच्छा, अब जो है वो वैल्यूज पुट करने का काम है हमारे पास। तो हम जो है वो पुट करेंगे 140 KB लगा देते हैं, ठीक है, किलो पास्कल। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप चाहें तो इस K की जगह 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या 1000 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए 140 को। तो हम एक काम करते हैं, हम ये ऐसे ही लिख देते हैं किलो में, ठीक है, किलो में लिख देते हैं, K लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 60। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब से मैं मीटर क्यूब में क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमारे को ले जाने की, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। और यहाँ पे लिख देते हैं P2 जो दिया हुआ है 420। देखिए ये कैसे K कट गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो कट गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए कट गया, ठीक है। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 60 और डिवाइडेड बाय 420। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व कराएंगे, यानी 60 को मल्टीप्लाई कराएंगे 140 से और डिवाइड कर देंगे 420 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए मैंने चेंज क्यों नहीं किया था सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, क्योंकि आंसर भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही देने का कहा गया था। तो जब भी कहते हैं ना एग्जामिनर के आपने आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना है या मीटर क्यूब में, तो उसके मुताबिक फिर हम चेंज नहीं करते। अगर हमारा आंसर बगैर चेंज करे आ रहा होता तो फिर बगैर चेंज करे ही निकाल लेते हैं। चले, अब यही चीज जो है हमने दूसरे न्यूमेरिकल में भी करनी है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा डिटेल में, और आसान करके मैंने समझा दिया था आपको। वर्क एग्जाम्पल 2 है तो वो भी समझ लेते हैं कैसे होगी। तो दूसरा न्यूमेरिकल है आपके पास एयर एट अ प्रेशर ऑफ, यानी एक एयर है, हवा है, उसके प्रेशर दिया हुआ है आपको यहाँ पर इन्होंने, कि पहले मैं लिख देता हूँ 2 और फिर गिवन डेटा लिख देते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहले जो हमें प्रेशर दिया हुआ है वो पास्कल में दिया हुआ है। तो पास्कल यूनिट है, आप देख लें यहाँ पर किलो में नहीं दिया हुआ, यहाँ पास्कल डायरेक्ट दे दिया। तो ये P1 आपको दे दिया, कितना दिया हुआ है? 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, ठीक है, 5 लिख देते हैं, 5 PA मतलब पास्कल, और जो कि हमने ऊपर पढ़ा था पास्कल लॉ से। तो इस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। तो जो एयर है वो सिलेंडर में भरी हुई है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है।
द एयर इज नाउ कंप्रेस, एयर जो है वो कंप्रेस होती है, यानी एयर को दबा दिया जाता है, गैस को दबाया जाता है बाय पुशिंग द पिस्टन, पिस्टन को दबाकर, यानी पिस्टन को दबाया और गैस कंप्रेस हो गई, यानी जगह जो पहले ज्यादा थी वो जगह कम हो गई। सो डेट द सेम मास ऑफ एयर, यानी मास तो यानी गैस अभी भी उतनी ही है लेकिन बस वॉल्यूम कम हो गया है हमारे पास। नाउ ऑक्यूपाई, यानी अब जो हमारे पास वॉल्यूम जो है ना वो क्या हो गया है, वो हमारे पास जो है वो देखिए सबसे पहले तो V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम तो हमारे पास V1 जो है वो V1 ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है ना, यानी देखिए जब हमारे पास गैस का पिस्टन नहीं दबाया था तो V1 जो था वो V1 ही था, लेकिन जब हमने गैस के पिस्टन को दबा दिया है तो अब हमारे पास जो V2 आ रहा है ना वो उतना आ रहा है कि वो कम आएगा, 1/5 आएगा V1 से, यानी जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आया ना वो उतना है कि अगर आप जो V1 है ना उसके अंदर 1/5 को डिवाइड कर दें तो आपके पास वो V2 बन जाएगा। यानी पहले वॉल्यूम ज्यादा था, दूसरे में वॉल्यूम कम आया और इतना कम आया कि आपने जो है ना अगर 1/5 को डिवाइड कर दिया ना V1 से तो आपके पास V2 आ जाएगा, इतना वॉल्यूम हो गया कम होकर। ठीक है, देख कहा जा रहा है ना 1/5 द ओरिजिनल वॉल्यूम, 1/5 हो गया है ओरिजिनल वॉल्यूम के, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1/5 हो गया ओरिजिनल वॉल्यूम के, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आने दिया है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाता पास्कल लॉ नहीं लग सकता, हमारे पास बॉयल्स लॉ नहीं लग सकता था। कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, फाइंड करने का क्या कह रहे हैं। अब ये आपसे मेरा सवाल है कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर P1 है या P2 है, ये आप मुझे इसका जवाब दे दें। अब P2 होगा P1 होगा कैसे समझ में आएगा था कि P1 तो मैंने ऊपर लिख ही दिया था तो P2 ही होगा, लेकिन अगर फिर भी मैं उसको P1 नहीं लिखता तो वो फिर भी P1 ही रहता क्योंकि पहले वो दिया हुआ था बाद में ये दिया और चेंज के बाद ये प्रेशर आया है, यानी जब वॉल्यूम को कम कर दिया गया है। तो ये हमने पता करना है। अच्छा सोल्यूशन, अच्छा वही हुआ फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, लेकिन एक मसला है, यहाँ तो हमें वैल्यू तो सिर्फ P1 की दी हुई है, बाकी तो वैल्यू ही नहीं दी हुई, तो फिर क्या करेंगे हम, यानी यहाँ तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन कोई मसला नहीं होगा, हम शुरू तो करें सवाल को, सवाल जो है वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा, यानी अगर हम सवाल को स्टार्ट करेंगे सेट कराकर तो ये हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको पीछे तरीका सिखाया था ना ये उसी तरीके से होगा कि जिस तरीके से मैंने P और V को आपस में जो है वो कंपेयर करके 2 बनाया था। तो इसी फॉर्मूले को हम P2 के लिए सेट करा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास P2 इक्वल टू P1 V1 और ये V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा V2। अच्छा तो हमें P1 क्या दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर देते हैं 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ या 10⁵ के लीजिए, और V1 तो V1 ही दिया हुआ था, लेकिन V2 कहा गया था कि उसकी वैल्यू इतनी आई है कि वो हाफ 1/5 हो जाएगा V1 के। ठीक है, तो ये 5 नीचे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ऊपर जाके हो जाएगा डिवाइड, सॉरी नीचे हो रहा है डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ V1, नीचे भी V1 और ये ऊपर चला गया तो 5/1 आ गया। इसको थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ इस 5 को। ठीक है, तो ये V1 इस V1 से कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, देखें सब चीज़ें, तो ये डिवाइड हो रहे थे तो कैंसिल कर दिया मैंने, यानी ये 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, बीच में कुछ प्लस विलस नहीं हो तो चीज़ें कट रही हो तो काट सकते हैं हम इजीली। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ और ये 5। ठीक है, तो P2 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया मेरे पास 5.0 मल्टीप्लाई 10⁵। पास्कल यूनिट था तो पास्कल लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला यूनिट हम नहीं लिख सकते, ठीक है ये वाला यूनिट हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें ये यूनिट नहीं दिया हुआ, हमें पास्कल में दिया हुआ यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आया हो जो कि आप इसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो है मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब जो है हमारा बस इसकी एक्सरसाइज रह गई हैं, उसको मैंने इंशाल्लाह कल करा देना है आपको, और फिर इसे चैप्टर को कंप्लीट करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 8। तो जल्द से जल्द मैंने आपको ये कंप्लीट करा देना है, यानी ये बुक कंप्लीट करा दूंगा, ताकि ये बुक कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आगे की तरफ जो है वो दूसरे भी सब्जेक्ट पर और ज़्यादा ध्यान दे सकें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, बच्चे जो है वो पेपर को लेके परेशान हैं
कि सर पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी आएगा, लेकिन पेपर जो है वाकई लेंदी होगा इस बार का। लेकिन मैंने अब तक इंग्लिश कंप्लीट करा दी है, फिज़िक्स भी मेरी कंप्लीट होने वाली है और मैथ भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहें, उर्दू को भी पढ़ें और इस्लामियत को भी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो पेपर में और अच्छे से अच्छा पेपर आप दे सकें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और ग्रुप के बारे में जो है वो मैं डिटेल बता देता हूँ आपको उसकी, ताकि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ऐड हो सकें। देखिए, ग्रुप की जो फ़ीस है वो हमने जो है वो साल में एक ही बार आपको पे करनी है। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको फ़ीस मैं बता दूँगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और है कि इसी फ़ीस के अंदर आपको एक बार फ़ीस देनी होगी। इसी फ़ीस के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएँगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँगे और तमाम चीज़ें इसी फ़ीस में मिल जाएँगी। आपको अलग से जो है वो फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बार-बार आपको जो है वो फ़ीस देनी पड़ेगी या बार-बार जो है वो पे करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।